परमात्मा ने सभी को कुछ दिया है और प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पर आया वो कुछ अलग कर, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ नया कर। हमारे साथ आज जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी योग्यता शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में हर एक विद्यार्थी का जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उसके मन में ख्वाब होता है कि मेरा किसी भी तरह से आईआईटी में एडमिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन हो जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से लोग प्रयास करते हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और फाइनली वो शख्सियत हमारे साथ में है जिसने आईआईटी में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया। आइए हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं श्रीकांत शर्मा जी का और सुनते हैं कि जवानी उनकी जिंदगी के बारे में। आपका अभिनंदन है, स्वागत है श्रीकांत जी। आज के धन्यवाद। श्रीकांत जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आपके बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। ये प्रसन्नता हमारे सारे समाज के लोगों को भी हो, इसलिए हम एक दूसरे के साथ संवाद करना। जी इस जरूर। संवाद इस संवाद के माध्यम से आपसे जो पूछे जा रहे प्रश्न हैं उनको आप सिलसिलेवार अपनी अंतरात्मा से जो कुछ भी आपको लगता है जिससे लोग प्रेरित हो सके, उनके जीवन में भी जीआर आ सके जिस तरह से आपके जीवन में, तो आप अपना परिचय देते हुए आपकी जो आईआईटी की यात्रा है रुड़की तक की, उसके बारे में संक्षिप्त। जी, मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है। मैं सुजानगढ़ चूरू का रहने वाला हूँ। सुजानगढ़ में नयाबास में ही हमारा घर है। मेरे दादाजी का नाम परशुराम जी शर्मा है और मेरे ताऊ जी का नाम बजरंग लाल जी शर्मा है। मेरे पिताजी पवन कुमार शर्मा। मैं 10वीं क्लास तक आदर्श विद्या मंदिर राम गोपाल गाड़ोदिया, वहां से शिक्षा हुई मेरी, प्रारंभिक शिक्षा 10वीं क्लास तक। उसके बाद मैं सिक्कर प्रिंस स्कूल सिक्कर में 11th 12th और एक ड्रॉप ईयर मैंने आईआईटी के लिए लिया। वहां से मेरी बेस बना लाइक आईआईटी का, और जो चीजें होती है एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो स्टार्ट हुआ वहां से। उसके बाद मैं आईआईटी रुड़की चला गया। रुड़की उत्तराखंड की वादियों में, हिमालय की वादियों में एक बहुत प्यारा सा शहर है। वहाँ पे ऐसा ये है कि वो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में। वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लाइक जिस चीज के लिए वो बना था, एक केनाल की डिजाइन के लिए वो इंस्टीट्यूट बना था, वहां से मेरी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है। मैं 4 साल की बीटेक के बाद इन सिविल इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही एलएनटी में प्लेस्ड हुआ। एंड अभी मैं करंटली चेन्नई में, जो भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट है, उधर काम कर रहा हूँ। अ, श्रीकांत, मुझे ये बात बताओ कि आपकी जिंदगी में जो यात्रा आपने अपनी सुजानगढ़ से लेकर रुड़की तक की यात्रा, आपने जो सफर तय किया है उसमें आपको कौन सी चुनौतियां थी और आपने उन चुनौतियों को किस तरह से पार पहले ऐसा था कि कुछ आइडिया नहीं था। भगवान की कृपा मानो, पुरखों का आशीर्वाद, मेरे दादाजी का बहुत आशीर्वाद रहा मुझ पे। वो चाहते थे कि मेरा ये पोता पढ़े। लाइक हम सब सभी पोतों के लिए उन्होंने कहा था कि हम मेरे पोते पढ़ेंगे अच्छे से। और मुझ पे कुछ असीम कृपा थी उनकी। तो उनकी कृपा लाइक एक वो अंकुर होता है जो बचपन में ही बो दिया जाता है। वो ऐसा था कि हाँ। इंजीनियर बनेगा बेटा। हम्म। तो मैं शायद 4th क्लास में था, तो सिविल इंजीनियर यानी जब पुराने जमाने में अपन बात करें तो जो कोर इंजीनियरिंग फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या सिविल इंजीनियर, ये कुछ एक फील्ड ही इंजीनियरिंग में जाने जाते थे। तो वहां से मेरा हल्का फुल्का सिविल इंजीनियरिंग में कि कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब मैनेजमेंट वाला काम होता है,
इंजीनियर ये होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे लाइन देखते हो, वो सब इंजीनियर बनाते हैं। तो वहां से एक हम्म, थोड़ा सा अंकुर जो है, बीज, वो जी। बोया गया। उसके बाद धीरे धीरे लाइक गुरुजन मिलते गए। लाइक मेरी जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छी रही। लाइक अभी अभी कैसा है मुझे नहीं पता। लाइक बट उस टाइम चूरू में जो बेस्ट स्कूल था वो हम्म, गाड़ोदिया स्कूल था। हम्म, उसमें मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद प्रिंस स्कूल सीकर में लाइक 2 साल में अच्छे से पढ़ा। देन 1 साल ड्रॉप ईयर में बहुत सारी नई नई चीजें, लाइक कुछ चीजें ऐसी थी कि जो जिंदगी के एक्सपीरियंस वहां से बहुत अच्छे मिले। गुरुजनों का बहुत सहयोग था। लाइक प्रिंस स्कूल में ही राजेश जी ढीलन करके एक है अध्यापक, उनका बहुत सहयोग रहा। अगर वो नहीं होते तो मैं लाइक नहीं आगे जाता। मैं 11th में ही लाइक ऐसा था कि इंजीनियरिंग अपने बस की नहीं है। वो स्टार्टिंग की हवा, दूर से दूर का डूंगर चोखा सोहना लगे, सारे जवान ना धूड़ी दूर गए। बस बस ही फीलिंग आ रही, मैं जाने वास्ते तैयार हो गया कि आप को नहीं हुआ इंजीनियरिंग। उन्होंने समझाया कि देख, ये स्टार्टिंग फेज है, अभी थोड़ा ऐसे लगेगा, आगे चीजें सही होती जाएगी। तो जैसे जैसे पढ़ाई किया, धीरे धीरे चीजें सिंपल होती गई। कुछ नए प्रिंसिपल्स लाइक कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे समझना है, कैसे चीजों को सिंपल लेना है, कैसे इजी तरीके से लेना है, वो चीजें समझते समझते धीरे धीरे आईआईटी तक पहुंच गए। आईआईटी में जाके वो और चीजें जो एक लेवल अप हो जाता है कि पहले आपको 3 सब्जेक्ट्स के साथ वो मैनेज करना होता था कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी आगे गए तो अभी तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाना है, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, स्टडी क्लासेस भी लेनी है, एग्जाम देने हैं, और भी कोई किसी ग्रुप वगैरह में है, किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो वो सब चीजें होती गई। लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता गया। पहले 11th 12th में ऐसा था कि पढ़ाई करो, वो बच्चों का ऐसे ही होता है कि भाई जितो पढ़ लेती बितो चौको रहती। तो धीरे धीरे लाइक वो जो बारह की बारह को खुलनो है धीरे धीरे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ कि लाइक मन खुद मतलब है कि मारो काम हो रहा है, मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ। धीरे धीरे लोगों में इंटरेक्शन करियो, धीरे धीरे लोगों ने जानियो कि तो बोलनी चीजें कट बोलनी चीजें। बेसिकली थोड़ी बहुत समझ, हाल भी मैंने पूरी समझ कोनी, पर भगवान की दया थोड़ी बहुत है। तो वो सीखो। बाकी लाइक 18 अभी चेन्नई में एक नया रीजन लाइक नॉर्थ से सीधा साउथ में। पहले भी हम्म, ऐसा था कि राजस्थान में गर्मी हो सीधा ठंड में उत्तराखंड चाल। फिर यहाँ पे साउथ में आके पूरा मौसम बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, रहने का ढंग है, कॉर्पोरेट लाइफ एक अलग जीवन में अ, प्रदत्त हो गए। पहले स्कूल लाइफ में अलग जीवन था, कॉलेज का अलग जीवन था, अभी अलग जीवन है। तो हर मोड बहुत कुछ सिखाता रहता है, बट एक सीख जो लाइक हमेशा साथ में रही है कि मेक इट स्मॉल। छोटे छोटे टुकड़ों में काम को ब्रेक करो एंड टेक इट इजी। बहुत आसानी से ले लो, सिंपल लो, ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अपन चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मैं स्टार्टिंग में बहुत करता था। इवन लाइक 11th 12th के बाद ड्रॉप ईयर लेने पे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी थी जो वो थी नहीं। ऐसे ही आईआईटी में भी कुछ चीजें समझ में आया कि एक चीज होती है कि आप बार बार वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो रही, तो तसल्ली से रुक के देखो क्या चीज है, टुकड़ों में तोड़ो उसको, छोटी छोटी चीजें सिंपल तरीके से लो, होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये एक सीख बहुत वो रही। मैं जानना चाहता हूँ ट्रिगर कौन सा था जब आपको ये लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो ट्रिगर क्या मिला जिसके कारण से आप आज आईआईटी से निकलकर आज आप एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? वो ट्रिगर क्या था, वो पॉइंट क्या था? व्हाट? वो पॉइंट था, जी। स्कूल लेवल तक कंपटीशन के नाम पे वही 50 लोग हैं, जी। उनके बीच में ही जो आपके साथी लोग हैं वही है। जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ कदम रखते हो, वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब आप एक युद्ध में उतर चुके हो जिसमें आपको या तो जीत के निकलना है या फिर आप हार हार के निकलोगे। डोंट टेक इट रॉन्ग वे, बट एक तरीके से उसी तरीके से देखते हैं जो स्टार्टिंग में जो इन होता है एक कॉम्पिटिटर या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करने जाते हैं, आइदर अपन सक्सेसफुल होंगे या फिर फेलियर हो जाएंगे। ऐसा मेंटेलिटी के साथ ही उतरते हैं लोग। मैं भी उसी मेंटेलिटी के साथ उतरा था कि आइदर जेई के उस पार या फिर
कुछ नहीं मिलेगा। देन धीरे धीरे लाइक इससे मैं आई थिंक वो सेकेंड वीक था मेरी स्टडीज का। पहले वीक का टेस्ट हुआ था, बहुत गंदा परफॉर्म किया था। सेकेंड वीक तक आते आते चीजें ऊपर से जा रही थी। कुछ चीजें ऐसा है कि लाइक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टीचर उस पेस में नहीं पढ़ा पाता। कई बार आपका पेस मैच नहीं हो रहा टीचर से, तो वो कुछ रहता है। बट उस टाइम आप अपने पेस को आइदर टीचर के लेवल पे ले जाओ, या फिर कुछ और आप सोल्यूशन उसका निकाल सकते हो। तो अभी मैं दूसरे वीक में घबरा गया कि भाई अपने से नहीं होने वाला है आईआईटी। अपन तो पहले वीक में ही वो जब सिलेबस ही कम है तभी अपन अपना ये हालत है, तो सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा तो हालत पतली होती रहेगी, बेटर नहीं होगी। ऐसे सोच के मैं हथियार डालने वाला था। तब लाइक जो टीचर थे उन्होंने समझाया कि देख पहला तेरा पहला एग्जाम था, तुझे पता नहीं है कि लाइक टाइम कैसे मैनेज करना है, चीजें कैसे लर्न करनी है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी होती है। लाइक ऐसा वो थ्योरी वाली चीजें नहीं है, आपको लिख के नहीं आना उसमें। आपको 100 वो 120 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एक लिमिटेड टाइम में। तो टाइम आपके, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो वो चीजें धीरे धीरे सीखना होता है। लेकिन वो चीजें जब किसी ने समझाई तो हाँ फिर समझ में आया कि हाँ पहले खड़े होके आराम से पहले देखो, सीधा नदी में नहीं उतरना होता, पहले बहाव देखो, पास जाओ, किनारे पे बैठो, देन फिर उतरो। ग्रेट। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आज के जो नौजवान आप ही की तरह ख्वाब देख रहे हैं आईआईएम में जाने के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो सफल हो जाए? क्या संदेश देना चाहिए? वो कौन से पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल। राइट, ओके। सो पहला पॉइंट है, आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। लाइक कुछ लोग होते हैं 1 महीना बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, बट उसके बाद फ्लो ब्रेक होगा। देन फिर वापस एग्जाम जैसे ही पास आएगा फिर फ्लो बनेगा। तो उस चीज में चीजें याद नहीं रहती, चीजें दिमाग से निकलती रहती है। ये गलती मत करो। कंसिस्टेंट रहो, 2 घंटे पढ़ो बट रोज पढ़ो। तो 365 वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। लाइक 1% आप रोज बेटर हो रहे हो तो एक एक साल बाद बहुत बेटर हो जाओ, 37% के लगभग हो जाता है। अ, जबकि अगर आप 10% एक दिन बेटर हुए, अगले दिन नहीं बेटर हुए, 6 महीने छोड़ दिए फिर 10% हुए, उसका फायदा इतना नहीं रहता जितना वो 1% या फिर 0.0%, 1% का रहता है। सेकंड ये है कि पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो, लाइक एग्जाम क्या दे चाहता है आपसे। और कुछ एग्जाम होते हैं जैसे आरआरबी का एग्जाम है, उसमें स्पीड मैटर करती है। गेट का एग्जाम है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लाइक वो डेप्थ में पूछता है। जेई मेन में ऐसा है कि 180 क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, आपको स्पीड चाहिए होगी उधर। जबकि जो एडवांस वाला एग्जाम है जे एडवांस का, उसमें आपके पास स्पीड कम होगी चलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ में आने चाहिए। तो जैसे ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, आपका सिलेबस या फिर आपका प्रिपरेशन का तरीका चेंज होगा। तीसरी ये है कि जैसे ही आप गोल्स बनाओ, छोटे गोल्स बनाओ। और आपको ये देखना है कि आपका पाथ कहाँ तक है। आपको कल तक का नहीं सोचना, आपको आगे तक का सोचना है। बट गोल्स जो है वो डेली के बनाने हैं। डेली के गोल्स जैसे ही आप अचीव करोगे, वो चेकलिस्ट होती है। हमारे कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि चेकलिस्ट में आपके जितने टिक होंगे उतना आपका मोटिवेशन बढ़ेगा आगे वाले चीजों पे जाने के लिए। तो एक चेकलिस्ट बना के रखो, डेली का जब टिक आएगा तो आपका स्वतः मोटिवेशन रहेगा कि आगे अ, अगले दिन भी पढ़ाई करनी है। अभी आई थिंक मेरे दिमाग में यही आ रहा तो आपने बताया कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। है। यस सर। ठीक है। जो आपने गोल सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ब्रेक करने की जरूरत है, राइट, एनालिस्ट करने की जरूरत, और उसको ट्रैक करने की जरूरत राइट, एवरीडे। तीसरी बात आपने कही कि ब्रेक अगर आया तो चीजें हाथ से चली जाएगी। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लिए महत्व। दूसरा, एडेप्टेबिलिटी, यानी आप जिस तरह की एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम को समझने की जरूरत है। समझने के बाद
फिर उसमें तैरने की जरूरत। तो राइट। हर एग्जाम का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो उस एग्जाम के तरीके को हमको समझने की जरूरत पड़ेगी, और जब हम उस तरीके को समझ लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। राइट। आप। इसमें मैं दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जी एक, जी। रिवीजन बहुत जरूरी होता है हर ओके। एग्जाम में। कुछ लोग वो बास्केट आपके पीछे बंधी हुई है, बास्केट में होल है, अगर आप चीजें उसमें डालते रहोगे तो वो निकलती भी रहेगी। आपको इंश्योर करना है आप जो पीछे अपने पीछे रख रहे हो, आपके साथ जो ले रहे हो, वो चीजें आपके पास साथ रिटेन रहे। और दूसरा, एक मेंटर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी का मेंटर कौन है? और मेरी जिंदगी में बहुत सारे मेंटर हैं। लाइक, कुछ मेरे माँ बाप से मैंने सीखा, कुछ गुरुजनों से सीखा। अगर एक नाम मुझे लेना हो तो राजेश ढीलन सर, पीसीपी में या प्रिंस में, वो मेरे बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं। 10th क्लास में गजानंद गुजर सर हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो मेरे मेंटर रहे हैं। बाकी माता पिता का मार्गदर्शन हमेशा रहा, प्रभु की कृपा रही। रास्ते खुलते गए, मुझे बस चलना था। मुझे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन सी दिशा में चलना है। रास्ते अपने आप आते गए, तो चलना आसान था। इस सफलता के मुकाम तक पहुंचने में आपके रूटीन का कितना रोल है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रूटीन मेरा इतना रहा नहीं है। हाँ, मैं रूटीन के मामले में कंसिस्टेंट नहीं हूँ। एग्जाम पास में आया तो लास्ट 2 महीने में मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग सोता उठता हूँ। जब मेरा ऐसा कि रात का नहीं तो जनरली रहता है, अगर रात वाले से मैं जैसे ही बोर हुआ या फिर मुझे ऐसे लगा कि अब इसमें इतनी इफिशियंसी नहीं थी, मैं मॉर्निंग वाले पे स्विच कर जाता हूँ। तो मैं रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं हूँ। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज रूटीन? रूटीन का रोल होता है, बट वो आप चेंज कर सकते हो अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। अगर आपका एग्जाम दिन में है, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप 11 बजे तक सो रहे हो डेली, और एक दिन एग्जाम वाले दिन आप जल्दी 7 बजे उठ के जाके एग्जाम दे दोगे। वो नहीं होगा। तो आपको उससे पहले आपको प्रिपेयर करना है कि आपको कौन से रूटीन में रहना है एग्जाम से पहले। सेकंड ये है कि आपकी इफिशियंसी जिस रूटीन में आ रही है, क्योंकि कई बार मेरी नाइट शिफ्ट में अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरी इफिशियंसी आती है, तो मैं नाइट वाले को प्रेफर करता हूँ। अगर नाइट वाले में मेरी इफिशियंसी नहीं आ रही तो मैं मॉर्निंग वाला से स्विच करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी इफिशियंसी आ सकती है। और इनकेस अगर मॉर्निंग वाले में भी नहीं आएगी तो मैं नाइट वाले पे ही स्टिक रहूंगा। तो वो रूटीन आपका वही है जिस पे आप स्टिक रहो, रह सको, एंड आपकी इफिशियंसी आती रहे। क्योंकि अगर आप 10 घंटे में 1 घंटे जितना पढ़ रहे हो, तो वो 9 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। चलिए, आप आपने पढ़ाई की, आप रुड़की तक पहुंच गए, अब आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, शादी का क्या इरादा? शादी का अभी मैं उस सक्षम नहीं हूँ कि मैं शादी के बारे में कुछ बता सकूं या फिर मेरी वो धारणा बना सकूं। फिर भी एक टेंटेटिव कि आप अपने कैरियर को पहले बिल्ड करना चाहेंगे, फिर शादी करना चाहेंगे। हाँ, ये है। आफ्टर 26 मैं सोचूंगा, उससे पहले नहीं। यू विल मैरी बिफोर व्हाट एज? पता नहीं। Why? Clarity of life should be always there. I think so. In हाँ, every aspect of the life. How important, कितना जरूरी है शादी करना? लाइक, अभी मुझे लाइक जरूरत महसूस नहीं हुई, बिकॉज माता पिता का सहयोग रहा है, परिवार का सहयोग रहा है, फ्रेंड्स वगैरह है। तो अभी इस स्टेज पे मुझे फील नहीं हो रहा कि लाइक शादी की रिक्वायरमेंट है। और न मैं इतना सक्षम अभी खुद को समझता हूँ कि मैं जज कर पाऊँ कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर माता पिता चाहें या फिर परिवार चाहे तो लाइक हो सकता है कि मैं उस रास्ते पे जाऊं। बाकी 50-50% फैसला मैं मानता हूँ। कुछ भगवान का जब भी वो होगा आदेश, तो तब होगा। आपकी हॉबी क्या है पढ़ने के अलावा? मेरी बैडमिंटन खेलना।
Sudoku, like in newspaper, generally it is there. So in morning, I used to solve that. किताबें? किताबें, हाँ। मुझे चेतन भगत की, लाइक इंग्लिश नॉवल में बात करूँ, उनकी नॉवेल्स अच्छी लगती है। देन अगर मैं गीता, लाइक अपने पुराण पुस्तकों की बात करूँ, तो मुझे वो होली बुक्स बहुत अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुंशी प्रेमचंद की किताबें या जो हिंदी उपन्यास है, जो कविताएं हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मैं अगर फ्री होता हूँ तो कई बार रश्मि रथी खोल के पढ़ने लगता हूँ। तो वो बहुत लाइक सेटिस्फेक्शन या मुझे मोटिवेशन देता है। जो लाइक कुछ काम मेरे सामने है, तो लाइक अगर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैं कुछ लाइंस पढ़ूंगा रश्मि रथी की, तो वो मुझे बहुत ऊर्जा देती है। अभी मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर, द ठीक। रैपिड फायर। ठीक? ओके। 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 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मेंटर कौन? मेरी माँ। आप जिंदगी में अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते स्पिरिचुअली एंड प्रोफेशन वाइज स्टेबल। एज ए लाइक मैं चाहता हूँ कि 50 तक आते आते मैं अपना प्रोफेशन जो भी है उसको खत्म करूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं आगे बढ़ूँ। हैं? नेम ऑफ फ्रेंड जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, अपनी सारी बातें बता। हम्म, अ, मैं सालासर बालाजी को बहुत मानता हूँ और उनको एज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ, तो ग्रेट। ये जो प्रतिभा सम्मान हो रहा है, आपको कैसा फील आ रहा है? हाउ डू यू फील? अ, प्रभु की कृपा है वो सबका, जो जन्म हमारे सुखलवा, जो भी है वो प्रभु की कृपा है। लाइक जो भी मार्ग उन्होंने दिखाया, वो सारथी वो है। बाकी बाण तो कोई भी साध सकता है। अगर कृष्ण जैसा सारथी हो तो युद्ध आपके पक्ष में है, बस। कौन है? कौन है सारथी कृष्ण जैसा आपका? भगवान खुद ही है। बाकी पूर्वजों का कुछ आशीर्वाद है, परिवार। परिवार। एक आखिरी प्रश्न। ठीक? अगर आपको कोई विश मिले, भगवान कहे कि मैं आपको विश देता हूं, वो कौन से विश आप मांगना चाहें? मैं थोड़ा टाइम और अपने दादाजी के साथ स्पेंड करना चाहूंगा। थैंक यू श्रीकांत, आपने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखी। आपने जीवन के वो फलसफे हमें बताए कि अगर सफलता प्राप्त करना है तो अपने आप में विश्वास करनी, अगर सफलता प्राप्त करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अगर सफलता प्राप्त करना है तो एडेप्टेबिलिटी अपने जीवन में लाना पड़ेगी, और सफलता प्राप्त करना है तो परमात्मा को, साथ में रख। परिवार को सदैव साथ रखना है, गुरुजनों का धन्यवाद करना है, और जिंदगी में एक मेंटर होना, चाहिए। एक मेंटर, जरूर होना चाहिए। और हताश निराश। नहीं होना, क्यों होना है? लाइक जो वो यस। एक आरती की लाइन है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब अपना कुछ है ही नहीं, खाली आता है, तो क्या ही दिक्कत है? जीरो पे कभी नहीं जाएंगे, जीरो से ऊपर ही रहेंगे, प्लस में रहेंगे। जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं ये चीज सोचता हूँ, भाई इससे नीचे क्या ही जाएंगे। यानी नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है, अचीव करने के लिए काफी कुछ है। तो समाज के आराम से युवाओं आगे को, बढ़ो। समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहें? टेक इट सिंपल, मेक इट स्मॉल एंड इजी, दैट ऑल। ग्रेट। परमात्मा आपको, आपके सपनों को पूरा करे। 50 वर्ष की आयु में आप प्रोफेशन से निवृत्त हो, और परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे, जिस आध्यात्मिक सुख और शांति की आप कल्पना करते हैं वो आपको जरूर मिले। ये मेरे मंगलमय मनोभावना है, और आपके दादाजी
शतायु हूं, उसकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आपका और उनका ये कनेक्शन, ये बॉन्ड बना रहे, आपका परिवार इसी तरह से समृद्धि प्राप्त करता रहे, आपके दोस्त और आपके गुरुजन सदैव प्रसन्न रहे, और आप इसी तरह से तरक्की करते रहें। और हमें आप जैसे नौजवानों पर गर्व है, और हम आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका हृदय से धन्यवाद करता है, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका पुनः धन्यवाद। और हम 24 तारीख को दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में निश्चित रूप से मुलाकात करेंगे, और आपको जो बात अभी आपने कही है, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, वो आप उन दुआओं को अवश्य मानते हैं। बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, पुनः मुलाकात हो। थैंक यू। शुभ रात्रि। राम राम। राम राम। थैंक यू।